दशकों से ईरान को खतरनाक, बंद और दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश कहा जाता रहा है। ऐसी शादियां जिनकी समय सीमा होती है, ऐसी जनजातियां जहां पत्नी अपने पति के लिए एक नई दुल्हन चुनती है, और महिलाएं जिन्हें संयमित वस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। ईरान में जिंदगी आपको उन तरीकों से चौंका सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस एपिसोड में हम गहरे से जानने की कोशिश करेंगे, न केवल यह पुष्टि करने के लिए कि जो कहा गया है वह सच है, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या नहीं कहा गया है। जब अधिकतर लोग ईरान के बारे में सोचते हैं तो वे अनंत रेगिस्तानी दृश्य, अलग थलग गांव और कठोर धार्मिक जीवन की कल्पना करते हैं। लेकिन वास्तव में ईरान की लगभग 22% जमीन ही रेगिस्तान है, जबकि सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है। यह देश पहाड़ों, जंगलों, उपजाऊ घाटियों और यहाँ तक कि बर्फीले स्की रिसॉर्ट सभरता से भी भरपूर है। तेहरान, जो कि राजधानी है, में 9 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और इसके आसपास के महानगरीय क्षेत्र में 19 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो इसे एशिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में से एक बनाता है। एक और सामान्य भ्रांति सांस्कृतिक पहचान के बारे में है। ईरान को अक्सर अरबी देशों के साथ गलत तरीके से जोड़ा जाता है, जबकि ईरानियों की प्रमुखता फारसी है। उनकी अपनी भाषा फारसी है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर 2500 साल पुरानी है, जो फारसी साम्राज्य से जुड़ी हुई है। अगर दृश्य और संस्कृति पहले से ही सामान्य धारणाओं को चुनौती देती है, तो रुकिए, आपको ईरान की सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाली सामाजिक परंपरा के बारे में सुनकर और भी हैरानी होगी। अधिकतर इस्लामिक देशों में विवाह से पहले के रिश्ते पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं, लेकिन ईरान का एक अनोखा समाधान है सिगेह या अस्थायी विवाह। जब एक पुरुष और एक महिला एक तय समय के लिए विवाह करने पर सहमत होते हैं, कभी कभी सालों तक, लेकिन कुछ मामलों में केवल कुछ घंटों के लिए, जब समझौते की अवधि समाप्त हो जाती है तो विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है, बिना किसी तलाक की प्रक्रिया या अदालतों के। इस प्रथा की उत्पत्ति शिया इस्लाम में है, जो ईरान के धार्मिक परिदृश्य में प्रमुख है। इस व्यवस्था को वैध बनाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की जाती हैं। अविवाहित महिलाओं को अक्सर माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। विधवाएं या तलाकशुदा महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं और पुरुष को अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता दिखानी होती है। एक देश में जहां लगभग 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, सिगेह युवाओं के लिए एक भावनात्मक आवश्यकता को पूरा करने का एक तरीका बन सकता है, जबकि अवैध रिश्तों की बदनामी से बचा जाता है। लेकिन यह प्रथा भी विवादास्पद है। हर साल हजारों युवा ऐसे पैदा होते हैं जिनके पिता को कानूनी रूप से मान्यता नहीं प्राप्त होती है, और अस्थायी विवाह में प्रवेश करने वाली महिलाओं को बाद में स्थायी विवाह के लिए आवेदन करते समय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ पुरुष सिगेह का उपयोग प्रतिबद्धता से बचने के लिए करते हैं, जबकि वे वैवाहिक अधिकारों का आनंद लेते रहते हैं। यह तनाव सिगेह को आज के ईरान के सबसे विवादास्पद सामाजिक मुद्दों में से एक बनाता है। कुछ के लिए यह एक व्यावहारिक धार्मिक समाधान है, दूसरों के लिए यह एक ऐसा रास्ता है जो असमानता को और गहरा करता है। तो आपका क्या विचार है? अगर आप अस्थायी शादियों का समर्थन करते हैं तो कमेंट में 1 लिखें, और अगर आप इस परंपरा के खिलाफ हैं तो 2 लिखें। लेकिन ईरान की पारिवारिक परंपराएं यहीं नहीं रुकती। हम आपको एक जनजाति के बारे में बताएंगे जहां पत्नी अपने पति के लिए अगली पत्नी का चुनाव करती है। कशकाई एक तुर्की भाषी घुमंतु जनजाति है जिसमें लगभग 4 लाख लोग हैं। वे ज्यादातर फारस प्रांत, शिराज के आसपास रहते हैं और एक चरवाहे के जीवन शैली को बनाए रखते हैं। अपने झुंडों के साथ हरे भरे घास के मैदानों में चलते रहते हैं। कशकाई जनजाति अपनी अनोखी परंपरा के लिए जानी जाती है, जिसमें यदि पत्नी संतान पैदा करने में असमर्थ होती है तो वह अपने पति के लिए एक नई दुल्हन चुन सकती है। कशकाई संस्कृति में अविवाहित रहना प्राकृतिक अस्तित्व के नियम का उल्लंघन माना जाता है। पहली पत्नी का निर्णय अंतिम होता है और पति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। यह एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे जनजातीय कानून एक पितृसत्तात्मक समाज में भी महिलाओं को जिम्मेदारी और अधिकार देता है। शादी के अलावा कशकाई अपनी कला के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। उनके हस्तनिर्मित फारसी कालीन और ऊनी शिल्प ईरान के सबसे बेहतरीन माने जाते हैं,
जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च कीमतों पर बिकते हैं। लेकिन कश्काई का जीवन अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन ने पारंपरिक पालन पोषण को कम टिकाऊ बना दिया है, जबकि आर्थिक दबावों के कारण युवा सदस्य शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं। इस तनाव से एक पीढ़ीगत विभाजन उत्पन्न हुआ है। बुजुर्गों को डर है कि उनकी परंपराएं खत्म हो रही हैं, जबकि युवा विरासत के प्रति वफादारी और आधुनिक शहरी जीवन के अवसरों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप कश्काई जनजाति में होते तो क्या आप अपनी पत्नी को अगली पत्नी चुनने पर विश्वास करते? नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें और वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। और जब हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो ईरान के जीवन की चर्चा में ईरानी महिलाओं के जीवन को शामिल किए बिना कोई भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। जो पहली छवि अक्सर दिमाग में आती है वह है काले चादर, कठोर हिजाब कानून और सीमित स्वतंत्रता। लेकिन ईरानी महिलाओं के जीवन की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। ईरान की महिलाएं मध्य पूर्व में सबसे अधिक शिक्षित मानी जाती हैं। ईरान में विश्वविद्यालयों में लगभग 60% छात्राएं हैं, जो कि तुर्की या सऊदी अरब जैसे देशों से अधिक है। कई ईरानी लड़कियां अपनी गहरी भूरे रंग की आंखों, उच्च सेतु वाली नाक, पूर्ण होंठ और घने काले भौहों के लिए जानी जाती हैं। ये आकर्षक विशेषताएं उनके वस्त्रों की सादगी के कारण और भी आकर्षक लगती हैं। जबकि हिजाब कानूनी रूप से अनिवार्य है, तेहरान जैसे बड़े शहरों में यह नियम कम सख्ती से लागू होते हैं। महिलाएं रंगीन हेडस्कार्फ, स्टाइलिश मंटो पहनती हैं और यहाँ तक कि वैश्विक फैशन रुझानों को स्थानीय संस्कृति के साथ मिला देती हैं। इसके बावजूद नियमों का पालन मुख्य रूप से गश्त-ए-इरशाद नामक नैतिकता पुलिस पर निर्भर करता है, जो सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करती है और महिलाओं को अनुचित वस्त्र पहनने पर जुर्माना या यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी कर सकती है। ईरान में जब बात कानूनी अधिकारों की होती है तो संतुलन अक्सर पुरुषों के पक्ष में अधिक होता है। महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं और काम भी कर सकती हैं, लेकिन यदि एक शादीशुदा महिला को पासपोर्ट प्राप्त करना या नवीनीकरण करना हो तो वह बिना अपने पति की लिखित अनुमति के ऐसा नहीं कर सकती। बिना उनके हस्ताक्षर के वह देश छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र नहीं होती। अगर पति अनुपस्थित हो तो कानून जिम्मेदारी को पिता, ससुर या यहाँ तक कि देवरों पर डाल देता है। रोजगार भी इस असंतुलन को दर्शाता है। जबकि महिलाएं ईरान की श्रमिक शक्ति का लगभग 17% बनाती हैं, कुछ नौकरियों में महिलाओं को कानूनी रूप से काम करने से पहले अपने पति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तलाक इस असमानता को और भी स्पष्ट करता है। पुरुषों को तलाक शुरू करने के लिए बहुत कम प्रतिबंध होते हैं, जबकि महिलाओं को गंभीर अपराध जैसे कि हिंसा, नशा या परित्याग साबित करना पड़ता है। और फिर भी यदि पति इसका विरोध करता है तो अदालतें उनकी याचिका को नकार सकती हैं। यह कानूनी ढांचा इस वास्तविकता को दर्शाता है कि व्यावहारिक रूप से पुरुषों के पास विवाह अनुबंध पर महिलाओं से कहीं अधिक नियंत्रण होता है। लेकिन ईरान की छवि इसके सीमाओं के बाहर कैसी है? क्या यह वाकई उतना आक्रामक और खतरनाक है जितना अक्सर इसे चित्रित किया जाता है? पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों से ऐसा लगता है कि ईरान हर दिन हमले करने और हथियार बनाने की योजना बनाता है, लेकिन देश के अंदर स्थिति बहुत अलग दिखती है। ईरान की सैन्य रणनीति पहले हमले की नीति से दूर है। अधिकारी अधिकतर रक्षा पर जोर देते हैं, न कि आक्रमण पर, और इसके आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। ईरान का सैन्य खर्च 2024 में लगभग 10 अरब डॉलर था, जो सऊदी अरब के 75 अरब डॉलर या संयुक्त अरब अमीरात के 23 अरब डॉलर का केवल एक हिस्सा है। प्रति व्यक्ति आधार पर ईरान अपने सैन्य पर खर्च करने में अपने अधिकांश फारसी खाड़ी पड़ोसियों से कहीं कम खर्च करता है। साधारण ईरानियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी युद्ध के विचारों से भरी नहीं होती। कैफे, बसों या मोहल्ले की बेकरी में लोग महंगाई, प्रतिबंध और बेरोजगारी की शिकायत करते हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य की बातें करते हैं, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल से लड़ाई की। औसतन ईरानी परिवारों को आर्थिक प्रतिबंधों ने सैन्य संघर्ष से कहीं ज्यादा प्रभावित किया है। यह कहना नहीं है कि ईरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करने से लेकर सीरिया और इराक में गठबंधनों तक देश का क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप इसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत रखता है। लेकिन ईरान की आक्रामक छवि
और इसके नागरिकों की वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अधिकांश ईरानियों के लिए प्रतिबंधों के तहत जीवित रहना ही असली युद्ध क्षेत्र है। अगर ईरान युद्ध केंद्रित नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है, तो फिर यह किस पर केंद्रित है? इसका एक चौंकाने वाला उत्तर शिक्षा है। ईरान के विश्वविद्यालयों में, जैसे कि तेहरान, इस्फहान और मशहद, आप युवा पुरुषों और महिलाओं को लैपटॉप ले जाते हुए, स्टार्टअप मेलों में भाग लेते हुए और छात्र क्लबों में साहित्य पर बहस करते हुए देखेंगे। ईरानियों का साक्षरता दर 85% है, जो उनके कई मध्य पूर्वी पड़ोसियों से अधिक है। जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वह है महिलाओं की भूमिका। इसने एक ऐसी पीढ़ी बनाई है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है, जो पहले केवल पुरुषों के द्वारा ही लगभग पूरी तरह से नियंत्रित थे। फिर भी ईरान में शिक्षा की सीमाएं हैं। इंटरनेट तक पहुंच फिल्टर की जाती है, कई विदेशी वेबसाइटों पर प्रतिबंध है और किताबों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता है। फिर भी ईरानी इन बाधाओं को पार करने के तरीके ढूंढते हैं, जैसे कि VPN, भूमिगत अध्ययन समूह और निजी पुस्तकालयों का उपयोग करके अपने ज्ञान का विस्तार करना। इस दृढ़ संकल्प ने ईरान को नैनो प्रौद्योगिकी, चिकित्सा अनुसंधान और यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय नेता बना दिया है। इसके बावजूद कि दशकों से यह देश अलग थलग रहा है, ईरानियों के लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, यह सहनशक्ति का एक रूप है। एक ऐसे देश में जहां प्रतिबंध अवसरों को सीमित करते हैं, ज्ञान एक ऐसा संसाधन बन जाता है जिसे कोई बाहरी शक्ति आसानी से नहीं छीन सकती। और अगर आपको लगता है कि शिक्षा ईरान की छिपी हुई प्रगति को दिखाती है, तो रुकिए, जब आप देखेंगे कि देश ने आधुनिक बुनियादी ढांचा कैसे बनाया है, तो आपको और भी हैरानी होगी। प्रतिबंधों को अक्सर किसी देश को समय में फंसाने के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब आप तेहरान या शिराज में घूमते हैं तो कहानी कुछ और ही दिखती है। ईरान की राजधानी शहर में मध्य पूर्व के सबसे बड़े मेट्रो सिस्टमों में से एक है। तेहरान मेट्रो 200 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और इसमें 100 से अधिक स्टेशन हैं, और 2025 में इसके विस्तार से उपनगरों को सीधे शहर के केंद्र से जोड़ दिया गया है। लाखों लोगों के लिए इसका मतलब है सस्ती यात्रा, कम यातायात और बेहतर रोजगार और शिक्षा तक पहुंच। देश की राष्ट्रीय रेल प्रणाली भी फारस की खाड़ी से लेकर कैस्पियन सागर तक फैली हुई है, जिससे विभिन्न प्रांतों के बीच प्रभावी व्यापार और यात्री यात्रा संभव हो पाती है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान कुछ मार्गों पर आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों को पेश करने में सफल रहा है। ये परियोजनाएं यह दिखाती हैं कि कैसे सीमित अंतर्राष्ट्रीय निवेश के बावजूद घरेलू इंजीनियरिंग ने बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य देखभाल भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां ईरान बाहरी लोगों को चौंका देता है। 900 से अधिक सार्वजनिक अस्पतालों और ग्रामीण क्लिनिकों के विस्तृत नेटवर्क के साथ ईरान क्षेत्र में सबसे सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में से एक बनाए रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह नोट करता है कि ईरान अंग प्रत्यारोपण और कैंसर उपचार में क्षेत्रीय नेता है और मरीज अपने पड़ोसी देशों से भी इलाज के लिए यहां आते हैं। इस दबाव के तहत सेवाओं को बनाए रखने और यहां तक कि उन्हें बढ़ाने की क्षमता यह दर्शाती है कि ईरानी अलग थलग रहने के बावजूद रचनात्मक रूप से अनुकूलित होने में सक्षम हैं, जबकि दवाइयों और आयातित प्रौद्योगिकियों की कमी एक चुनौती बनी रहती है। प्रणाली की लचीलापन नकारा नहीं जा सकता। और अगर बुनियादी ढांचा यह दिखाता है कि ईरानी कैसे चलते हैं और ठीक होते हैं, तो उनका खाना यह दिखाता है कि वे कैसे एकजुट होते हैं। ईरान को समझने के लिए आपको इसे चखना भी होगा। अगर एक चीज़ है जिसे ईरानी मेहमानों के साथ बांटना पसंद करते हैं, तो वह है खाना। और जब आप ईरानी मेज पर बैठते हैं तो आप स्वाद और परंपराएं पाएंगे जो चावल और भेड़ के मांस के सामान्य रूपों से कहीं आगे हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक है, जिसे अक्सर लाल सोना कहा जाता है, और यह वैश्विक आपूर्ति का 90% से अधिक हिस्सा है। यह मसाला अनगिनत व्यंजनों, चावल से लेकर मिठाइयों तक, को रंग और खुशबू देता है, लेकिन केसर केवल शुरुआत है। चेलो कबाब, जो राष्ट्रीय पसंदीदा है, सुगंधित चावल को भेड़ या गोमांस के ग्रिल्ड स्केवर के साथ मिलाता है, जबकि फेसेंजन, जो अनार की चाशनी और अखरोट से बनी एक स्टू है, एक मीठे खट्टे स्वाद की गहराई प्रदान करता है जिसे आप भूल नहीं सकते। पेय के लिए शराब भूल जाइए, यह मुसलमानों के लिए कानून द्वारा प्रतिबंधित है। इसके बजाय चाय राष्ट्रीय जुनून है,
हर बैठक में चाय होती है, जो काली होती है और अक्सर चीनी के टुकड़े या मिठाइयों के साथ परोसी जाती है। ताज़े रस भी लोकप्रिय होते हैं, जैसे अनार और तरबूज। एक अजीब विशेषता गाजर का रस है, जिसे वनीला आइसक्रीम के साथ मिलाकर एक डेजर्ट जैसी पेय बनाई जाती है, जो कई आगंतुकों को चौंका देती है। खाने की आदतें ईरानी संस्कृति के बारे में और भी बहुत कुछ बताती हैं। कई परिवार भोजन के लिए मेज़ का उपयोग नहीं करते। वे भोजन को कारपेट्स पर खाते हैं और व्यंजन एक कपड़े पर केंद्र में रखे जाते हैं। रोटी, जो एक और मुख्य आहार है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसे घर लाते हुए देख सकते हैं, जो कंधे पर या यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पर संतुलित होती है। और अधिकांश घरों में चाकू मेज से अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि खाना पहले ही छोटे, खाने में आसान टुकड़ों में काटा जाता है। ये आदतें यह दिखाती हैं कि ईरानियों के लिए खाना सिर्फ खाने का मामला नहीं है, यह समुदाय, रचनात्मकता और धरोहर के बारे में है। हर भोजन संघर्ष, गर्व और मेहमान नवाजी का एक अनुस्मारक बन जाता है, जो कठिनाई का सामना करते हुए भी जीवित रहते हैं। लेकिन जहां खाना ईरानी घरों के दिल को गर्म करता है, वहीं उनकी कला उन्हें सजाती भी है। जब आप एक ईरानी घर में कदम रखते हैं, तो दो चीजें तुरंत ध्यान आकर्षित करती हैं: खाने की खुशबू और कालीनों की मौजूदगी। लेकिन ये सिर्फ कोई भी कालीन नहीं है, ये फारसी कालीन है, जो सदियों से हाथ से बुने गए उत्कृष्ट कृतियां हैं। फारसी कालीन अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी मूल्य के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। 2010 में एक कालीन को लंदन के क्रिस्टी की नीलामी में 6 मिलियन पाउंड से अधिक में बेचा गया था, जो आज लगभग 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसका कारण यह है कि एक कालीन को बुनने में महीनों, कभी कभी वर्षों का समय लगता है, इसके आकार और जटिलता के आधार पर। हर कालीन एक कहानी है, जो ऊन और रेशम में बुनी जाती है और कला, निवेश और सांस्कृतिक पहचान के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ एक आध्यात्मिक पहलू भी है। कई कारीगर जानबूझकर अपने डिजाइनों में छोटे दोष बुनते हैं, यह मानते हुए कि केवल भगवान ही कुछ परफेक्ट बना सकते हैं। इसलिए इन कालीनों को संपूर्ण रूप से अपूर्ण और सटीक रूप से असटीक कहा जाता है, जो ईरानी कारीगरी की विनम्रता और कला को व्यक्त करता है। लेकिन कालीन ही नहीं, और भी पारंपरिक प्रौद्योगिकियां हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। ईरान दुनिया के सबसे पुराने पवन चक्कियों का घर है, जो हजारों साल पुरानी हैं। ये प्राचीन संरचनाएं मिट्टी, घास और लकड़ी से बनी थीं, और इनका उपयोग रेगिस्तानी हवाओं को गेहूं पीसने के लिए किया जाता था। इससे पहले कि आधुनिक पवन टरबाइन अस्तित्व में आए, यूनेस्को इन्हें टिकाऊ इंजीनियरिंग का अद्वितीय उदाहरण मानता है, जो यह दिखाता है कि ईरानियों ने कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण के साथ किस तरह तालमेल बिठाया। जहां धरोहर कालीनों और पवन चक्कियों में जीवित रहती है, वहीं यह ईरान के शानदार परिदृश्यों और स्थापत्य चमत्कारों में भी सांस लेती है। देश को उसकी पूरी महिमा में देखने के लिए हमें उसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का अन्वेषण करना होगा। उदाहरण के लिए परसेपोलिस को लीजिए, एक समय का अत्यधिक शक्तिशाली अखमेनिड साम्राज्य का औपचारिक राजधानी। यह आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है। दारियस महान द्वारा लगभग 518 ईसा पूर्व में स्थापित इसकी विशाल पत्थर की कॉलम, जटिल नक्काशी और विशाल सीढ़ियां एक ऐसे साम्राज्य की कहानियां सुनाती हैं जो ग्रीस से लेकर भारत तक फैला था। आज भी इसके खंडहरों के बीच चलते हुए आप 2500 साल पुरानी इतिहास की गहराई को महसूस कर सकते हैं। फिर इस्फहान है, जिसे अक्सर आधी दुनिया कहा जाता है। इसके दिल में नक्शे जहान चौक है, जो पृथ्वी के सबसे बड़े सार्वजनिक चौकों में से एक है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस्फहान के प्रसिद्ध स्थल जैसे शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद और अली कापू महल इसे इस्लामी वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण बनाते हैं। रात के समय परिवार खाजू और सियो से पोल पुलों पर इकट्ठा होते हैं, जिनके मेहराब जयांडेह नदी पर रोशन होते हैं। सदियों से कवि कहते आए हैं कि अगर आप फारस की आत्मा देखना चाहते हैं तो इस्फहान जरूर आना चाहिए। ईरान की प्राकृतिक सुंदरता भी उतनी ही अद्भुत है। देश की भौगोलिक विविधता बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय तटों तक फैली हुई है। दश्त ए लुत रेगिस्तान उदाहरण के लिए पृथ्वी पर अब तक के सबसे गर्म भूमि तापमान का रिकॉर्ड रखता है, जो 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसकी अजीबोगरीब परिदृश्य, जो विशाल रेत के टीले और कटे फटे गठन हैं, इतने असाधारण हैं कि नासा के वैज्ञानिक इन्हें ग्रहों की भूविज्ञान को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत तेहरान के उत्तर में अल्बोर्ज पर्वत स्की रिसॉर्ट्स का घर है, जहां ईरानी अपने सप्ताहांत स्की स्लोप्स पर बिताते हैं।
जो राजधानी से केवल 1 घंटे की ड्राइव पर स्थित हैं। शिराज में, जिसे अक्सर कविता और गुलाबों का शहर कहा जाता है, संस्कृति बागों और मकबरों में जीवित रहती है। प्रसिद्ध कवि हाफिज और सादी के समाधि स्थल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो यहाँ पत्थर पर उकेरे गए काव्य को पढ़ने या बस खूबसूरती से सजाए गए आंगनों में ध्यान करने आते हैं। ईरानियों के लिए कविता कोई दूर की कला नहीं है, यह उनके रोजमर्रा के जीवन का जीवंत हिस्सा है, जो शादियों में, राजनीति में और प्रेम और शोक के क्षणों में सुनी जाती है। और फिर हैं फारसी बाग, जो मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक हैं और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनके ज्यामितीय डिजाइनों, बहते पानी और छायादार साइप्रस पेड़ों ने भारत के ताजमहल जैसे बागों के डिजाइन को प्रेरित किया। ये बाग एक प्राचीन दर्शन को दर्शाते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग को संतुलन, सुंदरता और प्रकृति का सम्मान करके बनाया जा सकता है। ईरान की सांस्कृतिक धरोहर संग्रहालयों और स्मारकों तक फैली हुई है। तेहरान का गोलस्तान महल, जो कभी कजार सम्राटों का घर था, फारसी कला और यूरोपीय प्रभाव का अद्वितीय मिश्रण है। इसके शीशे के हॉल, भव्य टाइलें और शाही संग्रह ईरान की समृद्धि और इसके इतिहास में बाहरी प्रभावों के प्रति खुलेपन को दर्शाते हैं। वहीं नेशनल म्यूजियम ऑफ ईरान उन अमूल्य कलाकृतियों को संरक्षित करता है जो सभ्यता की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, और यह दर्शाता है कि फारस हमेशा मानव इतिहास के चौराहे पर रहा है। ईरान को विशेष रूप से आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि इसके लोग इन खजानों को गर्व से संरक्षित करते हैं। यहाँ तक कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पर्यटन में प्रतिबंधों के चलते संघर्ष होता है, फिर भी स्थानीय समुदाय प्राचीन मस्जिदों, बागों और श्रद्धा स्थलों की देखभाल करते हैं, न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए बल्कि अपनी पहचान के जीवंत हिस्से के रूप में। और यदि संस्कृति, कविता और धरोहर हमें यह बताती हैं कि ईरानी कौन थे, तो अंतिम अध्याय यह दिखाता है कि वे आज के वैश्वीकृत दुनिया में कौन बन रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के प्रतिबंधों के बावजूद ईरानियों ने सांस्कृतिक गर्व का एक अडिग एहसास बनाए रखा है। नववर्ष, जो वसंत विषु पर मनाया जाता है, नवीकरण और आशा का प्रतीक है। यह परंपरा 3000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। परिवार हाफ्ट सीन तालिका तैयार करते हैं, जिसमें प्रतीकात्मक वस्तुएं रखी जाती हैं। सेब स्वास्थ्य के लिए, लहसुन चिकित्सा के लिए, सिक्के समृद्धि के लिए और सुनहरी मछली जीवन के लिए। एक और प्रिय उत्सव है याल्दा रात, जो वर्ष की सबसे लंबी रात होती है, जब परिवार एकत्र होकर अनार खाते हैं, कविता पढ़ते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। साथ ही ईरानी शहर आधुनिक रचनात्मकता के केंद्र बन गए हैं। तेहरान में युवा कलाकार अंडरग्राउंड गैलरी में समकालीन कला प्रस्तुत करते हैं, फिल्म निर्माता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं और फैशन डिजाइनर हिजाब को साहसी, रंगीन रूपों में पुनः परिभाषित करते हैं। युवा पीढ़ी, जो ईरान की 90 मिलियन जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा बनाती है, वैश्वीकरण को आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन बनाती है। सोशल मीडिया, हालांकि सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद, एक ऐसा मंच बन गया है जहां ईरानी दुनिया से जुड़ते हैं, संगीत साझा करते हैं और ऐसी दैनिक जिंदगी को दिखाते हैं जो रूढ़ियों को नकारती है। संपर्क सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, यह भौगोलिक भी है। ईरान का स्थान इसे एशिया के दिल में स्थित करता है, जो 7 देशों और 2 समुद्रों से घिरा हुआ है। यह रणनीतिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से इसे व्यापार और यात्रा के लिए एक चौराहा बनाती है। सिल्क रोड के कारवां से लेकर आज के आधुनिक यातायात नेटवर्क तक, फारस की खाड़ी पर स्थित बंदर अब्बास बंदरगाह इस क्षेत्र का एक व्यस्ततम बंदरगाह बना हुआ है, जो चीन, यूरोप और अन्य जगहों से आने वाले सामान को संभालता है। रेलवे और राजमार्ग ईरान को तुर्की, इराक, मध्य एशिया और रूस से जोड़ते हैं, जिससे यह देश यूरो एशियाई वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण भूमि सेतु के रूप में स्थित है। पर्यटन भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जबकि प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या सीमित है, फिर भी ईरान पर्यटकों को अपनी वास्तुकला, व्यंजन और मेहमाननवाजी के लिए आकर्षित करता है। यात्री अक्सर ईरानी लोगों की गर्मजोशी की सराहना करते हैं, जो अजनबियों को अपने घरों में चाय के लिए आमंत्रित करते हैं या भीड़-भाड़ वाले बाजारों में मार्गदर्शन करते हैं। और भारी इंटरनेट फिल्टरिंग के बावजूद ईरान वैश्विक तकनीकी दुनिया से बढ़ता हुआ जुड़ाव महसूस करता है। लाखों ईरानी वीपीएन का उपयोग करके प्रतिबंधों को पार करते हैं और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं। प्राचीन खंडहरों से लेकर स्मार्टफोन तक, केसर बाजारों से लेकर अंडरग्राउंड संगीत तक,
ईरान दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधित देश की छवि से कहीं अधिक है। हमने अभी ईरान में जीवन के बारे में 12 हैरान करने वाले तथ्य देखे हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है। गहराई से देखने पर हम देखते हैं कि ईरान में जीवन प्रतिरोध, रचनात्मकता और गर्व का विषय है। ईरानियों के लिए संस्कृति और ज्ञान केवल विलासिता नहीं है, बल्कि वे जीवित रहने के उपकरण हैं, जो अलग थलग रहने और पहचान बनाए रखने के तरीकों के रूप में कार्य करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर उन्हें गलत समझती है। कृपया कमेंट करें कि कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंका गया, और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अभी भी ईरान को केवल राजनीति के नजरिए से देखता है। और सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिल सकें। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।